सीटेट 2021 जनवरी के प्रश्न पत्र में जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आए थे उसको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सभी के लिए मानकीकृत अलंकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तीसरा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। चौथा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो ये प्रश्न है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो इसमें चौथा जो है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये सही उत्तर है, क्योंकि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने पर उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से कोई भी विषय समझ में आएगी। दूसरा प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समरोप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दूसरा, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तीसरा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। चौथा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसमें अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इसके विकल्प हैं। पहला, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। दूसरा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तीसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। चौथा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो ये इसका जो दूसरा विकल्प है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये जो है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो मान लीजिए जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो इससे कोई किसी चीज़ को हम समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसमें और कठिनाई आएगी। तो ये जो प्रश्न है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझने वाले छात्रों को जो छात्र हैं उनकी ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो अध्यापक को यही नहीं करना चाहिए, यानी कि जो दूसरा विकल्प है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला है अति सक्रियता। दूसरा, असतर्कता। तीसरा, कम परिज्ञानता यानी कि बोधगम्यता। और चौथा है अपसारी चिंतन। तो इसमें है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा कि अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। दूसरा, अनुसरण यानी कि नकल और दोहराना। तीसरा, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। चौथा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न था कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका चौथा विकल्प संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों से अलग कर सकती है। दूसरा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है।
तीसरा, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। चौथा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसका ये जो चौथा ऑप्शन है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। यानी कि अध्यापिका जब अपने छात्रों की त्रुटियों को ठीक से जब समझेगी कि वो क्यों भूल कर रहे हैं, कैसे भूल कर रहे हैं, उनकी भूल किस प्रकार की है, तो इससे उसकी जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है यह अर्थपूर्ण होगी। अगला प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पहला विकल्प, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। दूसरा, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तीसरा, दंड देकर। चौथा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यह सही ऑप्शन है। आठवां अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी देकर डैश दिया गया है, उसके बाद से 4 विकल्प हैं। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। दूसरा, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तीसरा है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। चौथा है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रश्न है कि शर्मिंदगी, तो इसका पहला विकल्प जो है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, ये मतलब बिल्कुल गलत उत्तर है। क्योंकि जो शर्मिंदगी है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को प्रश्न ही पूछना है और वो शर्मा रहा है, तो बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए यह बहुत प्रभावशाली है। ये जो पहला विकल्प है ये गलत है। फिर दूसरा है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो मान लीजिए शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन प्रक्रिया में बारंबार पैदा करने से बच्चों में कुंठा होगी, वो अपने मन की बात रख नहीं पाएंगे, उन्हें जो भी पूछना है वो नहीं पूछ पाएंगे, तो ये अधिगम प्रक्रिया उससे बाधित होगी। ये विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि शर्मिंदगी का संज्ञान से संबंध है। चौथा विकल्प है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम का संज्ञानात्मक विचार का यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, पहला विकल्प, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। चौथा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका जो पहला विकल्प है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यह सही उत्तर है। क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार था, यह है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? पहला विकल्प, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, असफलता अनियंत्रित है। तीसरा, योग्यता सुधार्य है। चौथा, बोध योग्यता अटल है। तो ये प्रश्न है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका तीसरा विकल्प योग्यता सुधार्य है, ये सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला है बारंबार परीक्षाएं। दूसरा, अन्वेषण और संवाद। तीसरा, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। चौथा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका जो दूसरा विकल्प है कि अन्वेषण और संवाद, यानी प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका
सही उत्तर होगा कि अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला विकल्प अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, दूसरा विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तीसरा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, चौथा जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, इसका तीसरा विकल्प सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, यह सही है। अगला प्रश्न, अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी होती है? पहला संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, दूसरा कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, तीसरा विकल्प उच्च उत्तेजना उच्च भय, चौथा उच्च उत्तेजना उच्च भय। फिर प्रश्न को देखेंगे एक बार कि अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। तो इसका जो पहला विकल्प है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। जब संतुलित उत्तेजना होगी तो बच्चे सीखने के प्रति, समझने के प्रति उत्सुक होंगे, संतुलित रूप से उत्तेजित होंगे, और जब भय नहीं होगा तो अच्छे ढंग से किसी भी चीज को सीख सकेंगे। ना पीछे गल लगा तो नहीं देख तो 10-11 मिनट भय रहा आ बोलते में तारे मुंह हमें सट तेज बोले देख कर बाचल बाकी बैठ चलो तो अभी तो 10 मिनट। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? पहला विकल्प न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, दूसरा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, तीसरा केवल आनुवंशिकता पर, चौथा केवल पर्यावरण पर। तो इसका तो स्पष्ट है कि हाँ आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इस प्रश्न का ये दूसरा विकल्प है। प्रश्न था कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका दूसरा विकल्प है वो सही है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस प्रकार या इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। इसके भी चार विकल्प हैं। पहला आत्म केंद्रित, दूसरा मनोवैज्ञानिक विकार, तीसरा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, चौथा स्वनियमन। तो जो साइना है ये स्वयं से बात कर रही है कि हाँ हम कार्य किस प्रकार करें, कार्य में किस प्रकार प्रगति करें, तो यह स्वनियमन है। यानी कि इसका जो चौथा विकल्प है स्वनियमन यह सही है। अगला प्रश्न कि स्वमूल्यांकन, इस प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला विकल्प है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा
पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तीसरा, विद्यार्थियों को नामांकित करना। चौथा, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो प्रश्न है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जो पहला विकल्प है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। जब विद्यार्थियों की जरूरतों और उनकी आवश्यकताओं की पहचान होगी तो यही मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि ये सब पता चल सके। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला, छात्रों में प्रोत्साहन निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तीसरा, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। चौथा, अधिगम के लिए यह पाड़ अर्थात आधारभूत संरचना का काम करेगी। यानी कि किसी गतिविधि के दौरान यदि छात्रों को अध्यापिका देख रही है कि वे संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि उतनी अच्छी से समझ नहीं रहे हैं या अपने कार्य को कर नहीं रहे हैं, तो अध्यापिका जो है वो संकेत के तौर पर क्या, कैसे, क्यों यह प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, ये जो चौथा विकल्प है कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला प्रश्न, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है या रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, पहला विकल्प लैंगिक भेदभाव को कम करता है। दूसरा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। चौथा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो ये आसान सा है। इसका जो तीसरा विकल्प है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, क्योंकि उसके पिता सीधे कह रहे हैं कि भाई लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, ये काम लड़कियों का है या लड़कियां इस तरह से व्यवहार करती हैं। तो ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तीसरा, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में, तो इसका पहला विकल्प जो है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यह सही है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश, यानी यहाँ रिक्त स्थान रखा गया है, चरण को दर्शाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला, उत्तर प्रथागत। दूसरा, अमूर्त संक्रियात्मक। तीसरा, प्रथा पूर्व। चौथा, प्रथागत। तो इसको, ये चौथा विकल्प है, इसको हम भरेंगे या रखकर फिर से प्रश्न को पूरा करेंगे या पढ़ेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। इस प्रश्न का जो चौथा विकल्प था प्रथागत, यह सही था। अगला प्रश्न, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। दूसरा, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तीसरा, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। चौथा, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो ये भी आसान सा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है
कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। पहला, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। दूसरा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तीसरा है, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। चौथा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इसका जो पहला विकल्प है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यह सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पहला विकल्प, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। दूसरा, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तीसरा, अमूर्त सोच का विकास। चौथा, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो इसका जो चौथा विकल्प है कि विचार सोच में केंद्रीकरण, यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। तीसरा, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं। चौथा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो इन चारों में जो दूसरा ऑप्शन है कि विकास बहुआयामी होता है, ये सही विकल्प है कि विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। पहला है अभिप्रेरणा। दूसरा, संतुलीकरण। तीसरा, सांस्कृतिक उपकरणों। और चौथा, गुणारोपण। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो इसमें है इसका तीसरा विकल्प, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। पहला है विकास का समीप्य क्षेत्र। दूसरा, स्कीमा यानी कि मनोबंध। तीसरा, मनोवैज्ञानिक उपकरणों। चौथा, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो इसमें जो दूसरा है स्कीमा यानी मनोबंध, यह सही है। इस प्रकार उसको हम उस खाली स्थान पे उस जगह पे रखेंगे। ये दूसरा विकल्प सही है, उसको रख के हम ठीक से एक बार देखेंगे इसको। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा यानी कि मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए या डैश पर जोर होना चाहिए? पहला है सामाजिक पहचान के आधार पर बच्चों के अलगाव। दूसरा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तीसरा, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। चौथा, अविभेदी समरूपों निर्देशों यानी कि अविभेदी समरूपी निर्देशों। तो इसका जो दूसरा विकल्प है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, यानी कि एक समावेशी कक्षा में इसी बात पर जोर देना चाहिए कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम किया जाए। अगला प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दूसरा, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तीसरा, मंदित छात्र। चौथा, विकलांग छात्र। तो इसका जो पहला विकल्प है कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। दूसरा, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। तीसरा, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। चौथा, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। तो इसमें तीसरा विकल्प है वो सही है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, क्योंकि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास में
पहले उसका सांवेदिक विकास होता है, फिर मूर्त विकास और फिर अमूर्त विकास। अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। पहला, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। दूसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तीसरा, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। चौथा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए। दूसरा जो विकल्प है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण।